So in today's class we are going to do exceptions to law of demand. लास्ट क्लास हम लोग क्या कहते कि रीजंस क्यों डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्या एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब ऐसे कुछ जहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है. लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है मतलब क्या हुआ कि प्राइस घटने से डिमांड नहीं बढ़ता और प्राइस बढ़ने से डिमांड नहीं घटता. ऐसे भी कुछ होते हैं रियलिटी में. ठीक है, तो अब हम लोग उन गुड्स के बारे में बात करेंगे. तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होने के बदले या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस. सॉरी, ठीक है. तो या तो तुम्हारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. ठीक है, तो चलो एक्सेप्शन में सबसे पहला पॉइंट आते हैं, दैट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स और वेवलेंथ इफेक्ट. कॉन्स्पिशियस गुड्स और वेवलेंथ इफेक्ट. तो ऐसे में क्या है, ये जो है कॉन्स्पिशियस गुड्स या वेवलेंथ इफेक्ट, दिस वाज फाउंडेड बाय प्रोफेसर वेवलेंथ. ठीक है, तो प्रोफेसर वेवलेंथ ने ये निकाला था ये कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या होता है, प्रोफेसर वेवलेंथ ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ गुड्स होते हैं जिसपे ना लॉ ऑफ डिमांड नहीं वर्क करता, स्पेशली हाई प्रेस्टिजियस गुड्स या आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. मतलब ऐसे ऐसे कोई आर्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड ले लो. तो डायमंड के केस में क्या है, डायमंड का प्राइस महंगा है, एवरीवन नोस डायमंड इज अ प्रेस्टिजियस गुड. तो अगर कोई आज एक लेडी डायमंड पहन के किटी पार्टी या नॉर्मल फंक्शन में जाती है तो आप देख के ही बोल सकते हो अरे ये तो अमीर खानदान की लड़की है, राइट. तो डायमंड या BMW, ऑडी, तो ऐसे ही सब कुछ कुछ लग्जरियस या प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं. आई वुड से प्रेस्टिजियस गुड्स जो देखकर ही यू कैन से अरे ये तो हाई फाई आर्टिकल, ये तो हाई फाई है. ठीक है, तो दे आर आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील जो लोगों को दिखता है. ठीक है, तो ऐसे गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं हेल्प होता या नहीं ऑपरेट करता. इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायमंड का प्राइस बढ़ेगा तो वो लेडीज और डायमंड खरीदेगी और प्राइस घटेगा तो वो कम खरीदेगी जस्ट बिकॉज प्राइस घट रहा है. तो अब वो लोगों के लिए थोड़ा कॉमन हो जाएगा ना, तो वो शो ऑफ नहीं कर पाएगी ना, तो इसलिए उसका डिमांड भी कम कर देगी. तो इसको बोलते हैं कंस्पिशियस गुड्स. ठीक है, या तो इसमें क्या होता है या वेवलेंथ इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं ना, ये चीज देखते हैं कि अरे यार ये गुड्स का ना प्राइस बहुत हाई है, प्राइस हाई होगा तो क्वालिटी भी अच्छा होगा. हम लोग भी तो यही सोचते हैं ना जब हम लोग ब्रांडेड गुड्स खरीदते हैं. ब्रांडेड गुड्स क्यों खरीदते हैं पता है ना, क्योंकि उसका प्राइस हाई होता है. तो हम लोग एक्चुअली इस कैटेगरी के पीपल है. व्हाट वी थिंक इज दैट यार इसका प्राइस हाई है so this might be of better quality as compared to the a low price good. So that is why you will prefer branded shoes over normal shoes. Why? Because that branded shoes is of higher price. ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, people think that quality प्राइस बताएगा कि उसका क्वालिटी क्या है. तो अगर हाई प्राइस है तो क्वालिटी अच्छा है तो और डिमांड करो. तो ऐसे चीजों में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता. तो high price goods are perceived to be of higher quality because of which people will buy more. Why? Just because it's of high price. तो ये हो गया तुम्हारा वेवलेंथ इफेक्ट या कॉन्स्पिशियस गुड्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं कर रहा. लोग ज्यादा इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है और लोग कम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस घट रहा है. तो ऐसे केस में अगर हम एक डिमांड कर्व बनाए तो डिमांड कर्व कैसा ऑब्टेन होगा, अपवर्ड स्लोपिंग. तो डिमांड कर्व कैसा ऑब्टेन होगा, अपवर्ड स्लोपिंग. तो ये हो गया मेरा कॉन्स्पिशियस गुड्स या वेवलेंथ इफेक्ट. ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ा देते. देखो, ठीक है. नेक्स्ट जो आता है वो है तुम्हारा कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज का मतलब ये है कि हम लोग क्या होता है ना बाबू, एक कमोडिटी है जो हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं.
तो जब हम लोग अक्सर उस कमोडिटी को यूज करते हैं ना तो हमारा आदत बन जाता है। सपोज एक पर्टिकुलर ब्रांड है निविया, अगर तुम लोग निविया का यूज कर रहे हो, सपोज बॉयज आर यूजिंग निविया का शेविंग क्रीम, अब उनको वो कमोडिटी यूज करने का आदत सा हो गया है, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है अगर आज जो इंसान 10 साल से वो शेविंग क्रीम यूज कर रहा है, अब सडनली उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जाएगा, क्या वो कंज्यूम कम करते जाएगा? नहीं कम करेगा, क्योंकि उसको वो कमोडिटी का आदत हो गया है। सो दैट इज योर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, कि कोई कोई गुड्स ना कॉन्शियसली हम लोग का आदत बन जाता है। तो इवन अब उसका प्राइस बढ़ेगा भी तो वी वोंट डिमांड लेस, रादर वी विल डिमांड मोर ऑफ इट। जैसे तुम्हारा एसी ले लो, तो एसी के केस में तो यही होता है ना कि अगर एसी का लोगों को आदत हो गया, देखो अब तो आदत हो गया है, तो अगर आज एसी का प्राइस बढ़ भी जाएगा, जिन लोगों को आदत है एसी का, क्या वो एसी बिना रह पाएंगे? क्या ऐसा होगा कि वो एसी खरीदना बंद कर देंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो उस केसेस में तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा? नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस नेसेसिटीज के केस में मेरा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट नहीं होता। तो पहला था कंस्पिशियस गुड्स या बैकडेन इफेक्ट, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशंस नेसेसिटीज। प्लीज ये पहले कॉपी कर लो, फिर हम आगे का पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये दो पॉइंट कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। तो जैसे गोल्ड, ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो बढ़ता ही है, तो हम लोग अभी ज्यादा डिमांड करेंगे, तो मेरा जो प्रेजेंट अफेक्टिव डिमांड है वो बढ़ जाएगा। बट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार फ्यूचर में ना गोल्ड का प्राइस घटेगा, ठीक है, अगर ऐसा ऐसा हुआ कि फ्यूचर में आपको लग रहा है गोल्ड का प्राइस घटेगा, तो मेरा अभी का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इधर भी तुम क्या देख पा रहे हो? डायरेक्ट रिलेशन देख पा रहे हो बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। बट हाँ, इधर एक चीज देखना, इधर हम लोग फ्यूचर प्राइस को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ये चीज ऑब्जर्व करना, वो फ्यूचर प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इधर हम लोग कैसा रिलेशन देख पा रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशन। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो यू नो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं हो सकता, कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, और फिर वो बन जाएगा मेरा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस। अब देखो नेक्स्ट जो गुड है दैट इज नेसेसरी। नेसेसरीज में भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। देखो, एक होते हैं कंस्पिशियस नेसेसिटीज, एक होते हैं नेसेसरी गुड्स, दोनों अलग है, ठीक है। तो में स्लाइट डिफरेंस है। नेसेसरी जैसे फूड वाटर, इंसान क्या उसके बिना
रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो अगर आज जैसे वाटर का बहुत जगह का फ्री सप्लाई नहीं आता, लोग अभी भी खरीदते हैं बाहर से पानी, तो अगर आज पानी का प्राइस बढ़ भी रहा है, क्या लोग कम खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अब जो लोग नॉर्मल दाल चावल खाते हैं, अगर चावल का प्राइस बढ़ भी रहा है, वो कम खरीदेंगे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं कम खरीदेंगे। हाँ, भले अब लो क्वालिटी राइस खरीदने लगे, बट मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कंजम्पशन बंद हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में नेसेसरीज में भी वी फाइंड दैट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नेसेसरीज। और हम बोल रहे थे कि कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज और नेसेसरीज में थोड़ा डिफरेंस है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब ऐसे नेसेसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आप लगातार यूज करने की वजह से आप थोड़े हैबिचुअल हो गए हो, इसलिए आपको प्राइस कम बेसी होने से फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो नेसेसरीज है, ये तो कॉमन नेसेसरीज है, विच इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, बट ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कौन सा गुड का आपको आदत सा लग जा रहा है वैसा। सो ये था पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट पॉइंट। हो गया कॉपी? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड नेसेसरीज। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। तो स्पेक्यूलेटिव गुड्स के केस में भी ना लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वायलेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्यूलेटिव? स्पेक्यूलेटिव गुड्स मतलब हो गया कि आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो कि क्या हो सकता है फ्यूचर प्राइस, या क्या हो सकता है प्राइस बढ़ सकते या घट सकते, ऐसा कुछ। तो ऐसे स्पेक्यूलेटिव गुड्स, जैसे शेयर्स में क्या है, लोग ये स्पेक्यूलेशन से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, दैट इज योर स्पेक्यूलेटिव गुड्स। तो अब स्पेक्यूलेटिव गुड्स में भी क्या होता है, माय लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। जैसे शेयर्स ही ले लो, अगर शेयर का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग और शेयर्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे यार देखो प्राइस बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा, तो हम अब इसको ज्यादा रेट पे बेच पाएंगे मार्केट में। ठीक है, सो आई विल बी एबल टू सेल इट एट अ हायर रेट इन द फ्यूचर, सो स्टार्ट बाइंग मोर एट प्रेजेंट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव गुड्स के केसेस में शेयर प्राइस बढ़ता है तो उनका डिमांड भी बढ़ने लगता है। बट अगर शेयर प्राइस घट रहा है तो लोगों को ये लगता है कि यार अभी डिमांड नहीं करते, बिकॉज आगे और अगर घटने लगा तो हम लोग को खरीदने का फायदा क्या हुआ। हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में, बट प्राइस हम देख रहे हैं 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो कोई ना और खरीदते जाएंगे। तब तो मेरे को लगा हुआ रहेगा कि यार जल्दी बेचो, बिकॉज अगर इसका और प्राइस घटा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उसका प्राइस घटता है तो लोग डिमांड भी घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को फायदेमंद नहीं लगता वो कमोडिटी खरीदना।
तो ऐसे स्पेक्यूलेटिव गुड्स में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू. सो दैट वाज योर स्पेक्यूलेटिव गुड्स. नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स. हैबिचुअल गुड्स जैसे सिगरेट्स का जिसको आदत हो गया है, भले ही कितना ही क्यों ना प्राइस हो, लोग सिगरेट जितना खरीदते थे वो उतना ही खरीदेंगे, राइट. कम तो नहीं कर सकते वो लोग अपना कंजम्पशन. तो ऐसे केसेस में प्राइस घटे या बढ़े उनका कंजम्पशन जितना है वो उतना ही रहने वाला है. तो वो भी तो एक एक्सेप्शन हो गया ना कि प्राइस बढ़ने से उनका डिमांड नहीं घट रहा या प्राइस घटने से डिमांड नहीं बढ़ रहा, वो जितना ही खरीदते हैं जितना वो रोज लेंगे. So that is your habitual goods के केस में भी law of demand does not hold true. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं. तो ये जो बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इट इज लाइक एग्जांपल प्लेइंग गोल्फ. जैसे तुम देखना रिच बिजनेसमैन में आदत है गोल्फ का, वो लोग का रिच रिच बिजनेसमैन ना बहुत ज्यादा गोल्फ खेलते हैं, तो उनका वो आदत है. मतलब ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि देखो अब अंबानी अंबानी सपोज मिल रहे हैं कहीं, बहुत सारे दो तीन बिजनेसमैन मिल रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि यार बाकी लोग गोल्फ खेल रहे हैं, तो तुम भी क्या करेगा, तुम भी एक रिच बिजनेसमैन है, तुम भी, वो एक पैशन हो गया है ना कि रिच बिजनेसमैन दे लाइक टू प्ले गोल्फ. So you would also like to what do is कि you would also start playing more of golf. ठीक है, क्योंकि तुम भी एक बिजनेसमैन है, you know that is how you will be able to connect to rest of the businessmen. ठीक है, और फैशन है लोगों का गोल्फ खेलना, तो तुम भी गोल्फ खेलना शुरू कर देगा. अब भले ही अगर वो गोल्फ का बॉल महंगा आए तभी भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी तुम खेलेगा. व्हाई? बिकॉज नाउ यू बिलोंग टू दैट सोशल क्लास ऑफ रिच पीपल. नाउ यू बिलोंग टू दैट ग्रुप ऑफ रिच बिजनेसमैन और उनमें आदत है अब ये खेलने का. तो अगर आज प्राइस बढ़ भी रहा है तो वो लोग तो और खेलेंगे, क्योंकि ये उनका आदत है, ये उनके लिए बहुत ही फैंसी चीज है. तो तुम भी तो वही करेगा ना, क्योंकि तुम भी तो उसी सोशल क्लास में बिलोंग करता है, तो तुम भी और डिमांड करने लगेगा. ठीक है. सो इन दैट इज योर बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इसमें क्या होता है, हम लोग जो सोशल क्लास या सोशल ग्रुप पे बिलोंग करते हैं ना, हम लोग उसका स्टाइल कॉपी करने लगते हैं. तो इसमें क्या होता है, अब अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो अगर हम देख रहे हैं मेरा सोशल क्लास वाला ग्रुप और खरीद रहे हैं तो हम भी और खरीदेंगे. सोचो तुम्हारे पास तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ठीक है, तुम ब्रांडेड शूज नहीं पहनते हो, बट तुम ऐसे ग्रुप के साथ ही उठते बैठते हो जो ब्रांडेड शूज पहनते हो, तो तुमको कैसा लगेगा, तुम घर जाके यही बोलोगे ना हमको ब्रांडेड शूज दिला दो. अब वो लोग तरीके तरीके का पहनते हैं, तो तुम भी क्या बोलोगे, मम्मी एक नाइकी का दिला दो, एक रिबॉक का दिला दो. क्यों? क्योंकि अब तुम उनके साथ उठक बैठक कर रहे हो यार, उनके साथ ही आगे जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, और लगने लगता है ना अगर तुम नॉन ब्रांडेड पहनोगे. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मेरा लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू. So because we try to copy the social class to which we belong. ठीक है. So in that case my law of demand does not hold true. तो ऐसे केस में भी मेरा ये होता है, नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस. ये कॉपी कर लो. और लास्ट जो हम पॉइंट बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन इफेक्ट या गिवन गुड्स जो भी बोलते हैं, गिवन गुड्स.
चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू गिफन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन लाया, वो लाए सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है। सो सर रॉबर्ट गिफन इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गिफन गुड्स। सो व्हाट ही सेड वाज कि गिफन गुड्स क्या होते हैं ना, दे आर दोज इंफीरियर गुड्स on which a consumer spends large proportion of income and जिनका direct relation होता है between the price and the demand, and a direct relation between price and demand for such inferior goods, ठीक है। सो गिफन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स जिसपे एक इंसान बहुत ज्यादा अपना इनकम भी स्पेंड करता है और जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर सच इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब जैसे ध्यान से सुना, जैसे लो क्वालिटी राइस, ठीक है, लो क्वालिटी राइस। अब अगर कोई इंसान है, ठीक है, एक गरीब है जो एक सप्ताह में लो क्वालिटी राइस खाता है, एक सप्ताह में वो 5 दिन लो क्वालिटी राइस खाता है और 2 दिन वो मीट खाता है अपने डिनर पे, ठीक है। 5 दिन लो क्वालिटी राइस और 2 दिन वो मीट खाता है। अब इमेजिन करो अगर ये लो क्वालिटी राइस का प्राइस बढ़ गया तो तुमको क्या लगता है, क्या वो डिनर पे राइस खाना कम कर देगा? अगर वो लो क्वालिटी राइस का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या वो डिनर पे कम खाएगा लो क्वालिटी राइस? क्या वो डिमांड कम कर देगा? बिल्कुल ही नहीं करेगा, बल्कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सोचता है कि सप्ताह में 5 दिन है लो क्वालिटी राइस खाते, 2 दिन डिनर पे मीट खाते, अब राइस बिना नहीं रह सकते और राइस तो लो क्वालिटी तो सस्ता ही आ रहा है, अब उसका प्राइस बढ़ जा रहा है तो वो क्या करेगा, अब वो जो, क्योंकि ये तो वो रोज खाता है ना, सिर्फ 2 ही दिन मीट खाता है, अब वो क्या करेगा ना, प्राइस बढ़ने से क्या बेचारा के पास, देखो राइस तो खाना ही है क्योंकि उसका आदत है, वो राइस खाएगा। ऐसे केस में अब क्या तुम बोलो वो मीट अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि वो जो रोज का खाना खाता था वो अब महंगा हो गया। अब सिंस वो महंगा हो गया तो वो जितना पहले मीट खरीदता था अब वो उतना मीट नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो और ज्यादा राइस ही खरीदेगा, क्योंकि अब देखो मीट का तो उसका औकात उतना थोड़ा कम हो गया, मे बी अब 2 दिन नहीं, वो वीक में 1 ही दिन मीट अफोर्ड कर पाएगा। तो जो 6 डे है जो वो और मीट खाता था वो मीट नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका राइस ही बेचारा जो रोज राइस खाता है वो महंगा हो गया, तो उसके पास तो पैसे बच नहीं रहे ना कि वो मीट खरीद पाए। तो अब ऐसा हो सकता है पहले वो वीकेंड में मीट खाता था, अब सैटरडेज भी वो राइस प्रेफर करे, क्योंकि बेचारे के पास पैसे ही नहीं बच रहे कि वो मीट खरीदने को अफोर्ड कर पाए। तो इन दैट केस वो और ज्यादा क्या करेगा, वो और ज्यादा तुम्हारा राइस ही खरीदेगा, क्योंकि अब मीट खरीदने के बाद उसके पैसे ही नहीं बचते, ठीक है। और खाना तो है ही, तो 6 डे भी ऐसा होगा कि वो लो क्वालिटी राइस ही खाए। तो ऐसे केसेस में आप क्या देख रहे हो कि इनका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ जा रहा है। और ये बताइए ये एक्चुअल केस है जो ऑब्जर्व हुआ था, सर रॉबर्ट गिफिन ये चीज देखे थे ब्रिटिश वर्कर्स के बीच में, ब्रिटिश वर्कर्स के दौरान क्या हुआ था वो देखे थे उस वक्त जब वो जिंदा थे, कि ब्रेड का प्राइस बढ़ते जा रहा था तो ब्रिटिश वर्कर्स ब्रेड और ज्यादा खा रहे थे, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस भी बढ़ जाता वो ज्यादा खा रहे थे और ब्रेड, क्योंकि वो ब्रिटिश वर्कर्स का था कि वो मीट खाते थे वीक में 2 दिन 1 दिन, अब सिर्फ ब्रेड वो रोज खाते थे तो ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो बेचारे मीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो और ही मीट खाने लगे और ही ब्रेड खाने लगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी मेरा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वायलेट होता है। तो ये हो गया गिफिन गुड्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन। गिफिन गुड्स आर व्हाट, इंफीरियर गुड्स on which a consumer spends large proportion of income and जिसका direct relation होता है between the price and demand for such given goods या such given goods, जी given goods, ठीक है। एग्जाम्पल लो क्वालिटी राइस व्हीट, तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, प्राइस ऑफ सच गुड्स बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और अगर इनका प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा।
कॉपी कर लो, फिर हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे जो लिखना, हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे जो लिखना। चलो एक स्टेटमेंट लिखो, all given goods are inferior goods, all given goods are inferior goods, all given goods are inferior goods, all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods. देखो सारे गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, बट सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। Only those inferior goods जो direct relation establish करते हैं between the price and the demand for such inferior goods, वही सिर्फ गिवन गुड्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंफीरियर गुड्स है जिसमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता कि उसके प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे इंफीरियर गुड्स भी है, तो उस केस में गिवन इफेक्ट वोंट वर्क। तो गिवन इफेक्ट यूजुअली तुम्हारा लो क्वालिटी राइस, व्हीट, बाजरा, कोल्ड बाजरा ये सब नहीं ऑपरेट होता है, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान और किसी में नहीं ऑपरेट होता, तो वो सब तुम्हारे गिवन गुड्स में नहीं कहलाएंगे। तो गिवन गुड्स आर ओनली दो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी गिवन गुड्स है वो सारे इंफीरियर गुड्स है, बट सारे इंफीरियर गुड्स जरूरी नहीं है कि वो गिवन गुड्स कहलाए। प्लीज ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, 7 पॉइंट्स है, तो आई होप इट्स क्लियर सबको। Next, I move on to the concept of movement along the demand curve. Next, कौन सा concept करवाएंगे? Movement along the demand curve, या जिसको contraction and expansion in demand भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब जो मूवमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का दूसरा नाम ये भी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, एक हो सकता है एक्सपेंशन। पहले तो ये जानो कि मूवमेंट होता कब है, पहले तो ये समझो मूवमेंट कब होता है। मूवमेंट तब होता है जब देयर इज अ चेंज इन दी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मूवमेंट कब होगा? when there is a change in the own price of the commodity, then there will be movement along the demand curve. So for example, suppose price हम लोग इधर प्राइस इधर प्लॉट करते हैं एंड क्वांटिटी डिमांड इधर। तो अब देखो, अगर प्राइस जो मेरा P0 है, मेरा क्वांटिटी डिमांड Q0 है, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, सपोज P1 हो गया, तो तुमको पता है तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, सपोज Q1 हो गया, ठीक है।
तो ये पॉइंट ए से ये जो पॉइंट बी का मूवमेंट हुआ, ये क्या हुआ पता है? ये मूवमेंट हुआ ना, एक ही कर्व में आप नीचे से ऊपर गए। क्यों गए? क्योंकि खुद का प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हुआ। तो व्हेन ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ही कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है। तो जब ऊपर मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने से, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, कम हो जाना। तो कब कम होगा? जब प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से जब डिमांड घट गया, तो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमेशा याद रखना, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन दी ओन प्राइस। तो ओन प्राइस की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है एक ही डिमांड कर्व में, वो होता है, मतलब वो हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्शन या तो एक्सपेंशन। तो ये तो था कॉन्ट्रैक्शन। नाम से समझ में, डिमांड घटना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होना, मतलब कुछ घटना। तो इधर क्या हो रहा है? डिमांड घट रहा है। क्यों घटेगा? प्राइस बढ़ेगा तब। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। अब यही एक्सपेंशन ऑफ डिमांड करते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है पता है? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज अगेन अ मूवमेंट। तो डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा कब? जब प्राइस घटेगा। तभी तो डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा। तो जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जा रहा है, तो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो सपोज प्राइस P 0 है, डिमांड Q 0 है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, सॉरी घट गया, तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट अब A से C हो रहा है, ये क्या है? एक्सपेंशन। ठीक है, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ने से जब डिमांड बढ़ जा रहा है, तो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, एक्सपेंशन कब होता है। कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है। एक्सपेंशन तब होता है जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। So this is your change. This is your movement along the demand curve का concept. Please copy it. Take 1 minute, copy it.
हमारे लिए कैसे पूछ रहे हैं, तो मैं ऐसा एक कोड लगा लो छोटा सा। बहुत क्या सो इधर मूवमेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट या डिमांड कर्व करेंगे, ठीक है। सो अभी इतना कर